वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन है और ये 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, 26 जनवरी 1950 को हमारे गणराज्य की स्थापना हुई थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके बाद के इन 50 वर्षों का समय हमारे देश में विकास का समय रहा है। लंबी दास्ता के बाद भारत का दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय इस बीच की सबसे अधिक रोमांचकारी घटना है। संसार के इतिहास में भारत की आज़ादी के संघर्ष जैसी इससे पहले कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर मुझे अपने उन करोड़ों देशवासियों की याद आ रही है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारी मुसीबतें सही थी और बड़े से बड़े बलिदान दिए थे। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अपने उन नेताओं की राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता की भी याद आती है, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और देश को प्रगति और विकास के लिए दिशा दी। हमारे संविधान में हमारी युगों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के गुण मौजूद हैं, जिससे वह देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को कायम रखने का महत्वपूर्ण साधन है। हमें अपनी इस राजनीतिक प्रणाली का लाभ पिछले 50 वर्षों में भी अधिक समय से मिल रहा है। हमारे देश के लोग बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ शांत और प्रगति के मार्ग पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है, जिससे संसार में आशाएं बढ़ती हैं और विश्वास पैदा होता है। पिछले वर्ष आज के दिन जब मैंने आपके सामने भारत द्वारा हासिल अनेक कामयाबियों का जिक्र किया था, तब से हमें और भी अनेक उपलब्धियां मिली हैं, जिनके आधार पर हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि निर्धनता के विरुद्ध हमारी लड़ाई सही तरीके से और ठीक दिशा में चल रही है। मैं महसूस करता हूं कि इनमें से कुछ सफलताओं का यहाँ जिक्र करना गैर मुनासिब न होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी ज़्यादा विश्वास के साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक इस बात की गवाही देते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास को दृष्टि में रखते हुए हमने आर्थिक विकास की जो बुनियादी नीति तैयार की है, उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पिछले 3 वर्षों में देश के कुल उत्पादन में 5% वर्ष की वृद्धि हुई है, जबकि संसार में आमतौर से आर्थिक रूप में विकास की दरों में कमी हुई और मुद्रा के फैलाव तथा बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई। हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ रही है, जो देश में श्रम शक्ति की वृद्धि की दर से कहीं अधिक है। हमने अब तक जो प्रगति की है, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ठोस आधार तैयार करने के लिए की गई है। आदरणीय महानुभावों, सरकार की नीति का उद्देश्य तेज़ी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बाहर से आयात की गई टेक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से अपनाना और यह देखना रहा है कि टेक्नोलॉजी ही का अंतरण कुशलता के साथ प्रयोग के लिए हो। परमाणु, अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि हमने जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इनसेट 1B और बर्फ़ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों में खोज करने वाला सागर कन्या समुद्री जहाज़ हमारी वे सफलताएं हैं जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है, जिसकी सहायता से हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है।
हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है, उसे और भी ऊंचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूं कि वे और कड़ी मेहनत और पूरे उत्साह के साथ काम करें। हम जरा सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूँगा। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए न सुलझाया जा सके। दूसरे धार्मिक विश्वासों के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं। देश के दूर दराज के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवा, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारी को उत्पन्न करते हैं। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति आरंभ हो जाती है। बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं, उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये बच्चे एक ओर मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्वभाव से बच्चे ज़िद्दी होते हैं। वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं, भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो वे दूसरों से चीज़ दिलाने के लिए रिड़ियाने लगते हैं। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। मेलों, ठेलों या हाट बाज़ारों में बच्चे प्रायः हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। कभी कभी तो वे फैल भी जाते हैं। ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। दुकानदार बच्चों की जिद का फ़ायदा उठाकर मुँह मांगे दाम वसूल करते हैं। मेलों में बच्चे प्रायः एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं। बाज़ार में हंसी भी नहीं करा सकते, इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज़ और नोट में भेद करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज़ खरीदने चल देते हैं। आइसक्रीम, बुढ़िया के बाल या चूरन इमली वाले की आवाज़ सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। उन्हें ना तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है और ना ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है।
उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज़ चाहिए। महोदय, श्रीमती नीरा एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है। आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। एक दिन में सो रही थी, आँख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है। मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकालकर आइसक्रीम खरीदी है। मेरा माथा टनका। तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? तो कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी है। मैं मन मारकर रह गई। दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था। इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है। वे अपनी गुल्लक, मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं। स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आधी छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीज़ें प्रायः अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती हैं। बच्चे इन चीज़ों को बड़े स्वाद से खाते हैं। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट, पकौड़े, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। इन्हीं से बच्चों को खाद्य विषाक्तता होती है। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहिए। मेलों और बाज़ारों में बच्चों को लेकर जाते समय उनको पहले ही समझा कर ले जाना चाहिए। उनके मांगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज़ उन्हें दिला देनी चाहिए। इससे उन्हें कुछ संतोष मिल जाता है। विज्ञापन विक्रय कला के भ्रमजाल में न फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए। रुपए पैसे की पहचान के साथ साथ सही नाप तौल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए। कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीदार सिद्ध हो सकते हैं।